हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। मैं श्यामन पांडे आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस टाइम पे अभी अपने चैनल पे लेक्चर्स देख रहे हैं तथा इंडियन पॉलिटी को हम एमसीक्यू के थ्रू डील्स कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास करे हैं, 17 या फिर 80-80 क्वेश्चन के आसपास। हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं तथा हम लोगों ने यूनियन एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमने एक पार्ट कर लिया है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो दूसरा पार्ट है आज वो हम करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा उस अपना नॉलेज जो है एनहांस करें। ये जो सारी वीडियोज़ हैं स्पेशली जो एमसीक्यू सीरीज़ जो चल रही है हमारी, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको लगातार देखेंगे और पूरा सीरीज़ फ़ॉलो करेंगे, पूरा शुरू से अंत तक जितना मैं अपने चैनल पे कवर करूँगा, तो आपको इस बात की गारंटी है कि आप पीसीएस एग्ज़ाम्स तक को आपको जो क्वेश्चन आएँगे वो किसी तरीके की आपको उसको दिक्कत नहीं होगी। यूपीएससी के लिए हम लोगों ने उस लेवल के क्वेश्चन हम बाद में डील करेंगे। अभी चूँकि सारे लोग को ले साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए हम उस लेवल के क्वेश्चन रख रहे हैं। बाकी बाद में हम यूपीएससी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अलग से जो है चैनल पे डील करेंगे। तो जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप ज़रूर देखें जिसमें हम लोग आर्टिकल 12 से लगा करके आर्टिकल 18 तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, वो किए हैं। दूसरे पार्ट में हम आर्टिकल 19 से लगा करके 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उसको देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और च वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको इस तरीके से वीडियो लाते रहूँ, जिससे आपका भी फ़ायदा होता रहेगा और मुझे भी एज़ अ टीचर मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो और अगर आप मुझे जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे हमको जॉइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखने के पहले हम देख लेते हैं कि जिस आर्टिकल से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वो कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। तो आर्टिकल 19 जो है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एटसेट्रा बताता है। इसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें 19 ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। 19 बी जो है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की बात करता है। 19 सी ये जो 19 ए बी सी है, ये 19 1 ए 1 बी 1 सी करके हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आर्टिकल 19 1 सी जो होगा टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मैंने यहाँ पे देखिए स्टार करके लिख दिया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बात थी, ये लास्ट में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू जोड़ी गई थी। बाकी जो 19 डी है आर्टिकल, वो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और 19 ई जो है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19 एफ जो है वो ओमिट किया गया है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था। और इसको भी आप ध्यान देंगे कि ये 44वां जो संविधान संशोधन था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हटा दिया गया था। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 300 ए में अब दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। 19 1 जी जो है वो टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी करप्शन, ट्रेड और बिजनेस है। तो ये सारे जो है 19 1 से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ये आपको डिटेल में देख लेंगे आप। कहीं न कहीं बच्चे ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं कि बस आर्टिकल 19 देख लिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अंदर की बात को नहीं देखते हैं, जिससे आप कहीं न कहीं काफ़ी क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें 2-2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है, आप उसको मिस कर जाते हैं। यही सारे क्वेश्चन बाद में आ जाते हैं, आपको लगता है क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो आप डिटेल में जब पढ़ें तो डिटेल में पढ़ें। अभी तो हम एमसीक्यू देख रहे हैं तो आपको इतना ही बता रहे हैं। जब हम लेक्चर सीरीज़ करेंगे तो आपको बहुत एक-एक पॉइंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताएँगे तथा उसमें एक आध केस लॉज़ भी बताएँगे, जिससे आपको यूपीएससी लेवल तक की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। अब हम आर्टिकल 20 की बात करेंगे। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस दिया गया है। इसमें मेनली 3 चीज़ों की बात होती है। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज़ की बात करी गई है, डबल जेओपार्डी की बात करी गई है और सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करी गई है। आप जब भी आर्टिकल भी याद करें तो थोड़ा ट्राई मारें, अपना थोड़ा दिमाग ब्रॉड करें, बादाम खाते रहें और उसको आर्टिकल को सही से याद करें। जैसे 21 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ दिया है, 22 में डबल जेओपार्डी दिया है, 23 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया है। तो इस तरीके से आप याद करें, थोड़ा-सा आपको फ़ायदा मिलेगा। इवन मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आर्टिकल्स लिखने में आपके आंसर्स को काफ़ी वेटेज मिलेगा। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल से रिलेटेड कई केस लॉज़ हैं। जब हम लेक्चर सीरीज़ में डील करेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएँगे। इस अकेले आर्टिकल पे कई क्वेश्चंस बनते हैं और बने भी हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं। राइट टू प्राइवेसी भी इसी का पार्ट है, राइट टू एनवायरनमेंट भी इसी का पार्ट है, राइट टू एजुकेशन भी कहीं न कहीं इसी का पार्ट है। अब अगला जो आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्पेसिफिकली है वो आर्टिकल 21 ए है, जो कि राइट टू एजुकेशन से डील करता है और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अमेंडमेंट
पीसीएसजे के एग्जाम्स में, जुडिशरी से रिलेटेड और एग्जाम्स में, एपीओ के एग्जाम्स में या पीसीएस के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया जो है। आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। तो इस तरीके से ये जो है 19 से 22 आर्टिकल है। अब इससे रिलेटेड चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दिए गए हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो पार्ट 3 है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने आसान भी रखे हैं जिससे आपको चीजें याद भी होती रहें और आपको थोड़ा अच्छा भी लगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट रेंज ऑफ आर्टिकल्स डील्स विद राइट टू फ्रीडम अंडर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। तो पूछ रहा है राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक डील करता है। आप ये सारी चीजें बहुत बारीकियत से याद करें, कहीं कहीं हम गलती कर देते हैं, हमको याद नहीं आता किस आर्टिकल से था। तो लाइन से आप याद करें, जब याद करें कि राइट टू इक्वालिटी किस में है, राइट टू फ्रीडम किस में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किस में है, फिर राइट टू रिलीजन किस में है। तो लाइन से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 से 22 तक है। आप ध्यान देंगे राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है। फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू। पूछ रहा है कि आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि फ्रीडम से रिलेटेड है, वो किसको अवेलेबल है। तो आप ध्यान देंगे कि ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता है। तो आप ध्यान देंगे, मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 फंडामेंटल राइट, उसमें भी बताया था कि जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि आर्टिकल 19 जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया को केवल मिलता है। आप इवन जब पढ़ेंगे भी कि मतलब कौन कौन से राइट हैं कि राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑफकोर्स हम दूसरे कंट्री के किसी पर्सन को यहाँ पे आके कुछ भी बोलने नहीं देंगे, वो सिटीजन का एक्सक्लूसिव राइट है। कोई बाहर से आके अगर यहाँ सेटल होना चाहता है या करप्शन करना चाहता है किसी दूसरे देश का आदमी, तो पहले हम अपने देश के लोगों को प्रायोरिटी देंगे। तो कहीं न कहीं अपना दिमाग भी लगा के आप जान सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम्स की बात कही गई है वो सिटीजन ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप ये ध्यान देंगे, ये 19(1) का ए है। वैसे 19(a) भी ऑप्शन, जिस तरीके के ऑप्शन आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। 19(1) ए दिया है तो वो लगाएंगे, 19(a) दिया है तो 19(a) लगाएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 इज। पूछ रहा है आर्टिकल 19 में जो नंबर ऑफ कैटेगरीज दिए हैं किस किस तरीके के फ्रीडम होने चाहिए, तो वो कितने अभी कितने हैं। तो अभी ये 6 हैं, पहले ये 7 हुआ करते थे। तो इसका आंसर अभी के लिए 6 हो जाएगा। पहले ये 7 थे, लेकिन 44 में संविधान संशोधन के थ्रू 1978 में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था और उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300 ए में है, 300 ए में। ध्यान देंगे अब 7 जो है फ्रीडम्स नहीं आती हैं आर्टिकल 19 के, ना अब 6 ही आती हैं, तो इस बात का ध्यान देंगे। 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। पूछ रहा है कि जो 6 फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 के अंदर वो किस नेचर की हैं। तो पूछ रहा है एब्सोल्यूट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, की एब्सोल्यूट है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं सारे। ये जो फ्रीडम्स हैं किस किस फ्रीडम में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो 19 रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, तो एब्सोल्यूट तो नहीं है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। सैक्रोसैंक्ट है और इनएलिएनेबल, ये बात सही है। और सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कि आर्टिकल 19(2) में दिया है, तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। आप एलिमिनेट करना सीखें, क्योंकि अगर आप पीसीएस लेवल का एग्जाम, यूपीएससी लेवल का एग्जाम देते हैं, सीडीएस एनडीए का एग्जाम्स देते हैं, तो आपको एलिमिनेट करना, इवन जुडिशरी के एग्जाम देते हैं, एलिमिनेट करना आना चाहिए। बिना एलिमिनेट किए आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है कि आर्टिकल 19 के अंदर कौन सा नहीं आता, नॉट अ फंडामेंटल राइट, जो कि नहीं आता है। तो फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं आता है, बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस आता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है। तो पूछ रहा है नहीं आता है, तो फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू लिबर्टी ऑफ प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो है कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 19 ही, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही लिबर्टी ऑफ प्रेस भी आता है, तो आर्टिकल 19 है। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस एग्जाम्स में जुडिशरी में पूछा जा चुका है। तो आप ध्यान देंगे कि जो लिबर्टी ऑफ प्रेस है, स्वतंत्रता जो मिली है प्रेस को, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। इवन इससे रिलेटेड काफी केस लॉज भी हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब अपना लेक्चर सीरीज चालू करेंगे। Which one of the following under mentioned a right is guaranteed to citizens as a right to freedom under Article 19? तो पूछ रहा है कि कौन सा जो नीचे दिया गया जो मतलब राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन सा आता है। तो राइट टू वोट नहीं आता है, राइट टू सिटीजनशिप नहीं आता है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ये आता है। ये आराम से ये 19(1) का जो है क्लॉज है, तो इसमें अंदर इसके अंतर्गत ये आंसर आता है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये भी नहीं आता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कुछ ना कुछ तो हैं ऊपर जो लिखे हैं, बट ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आता है वो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स आता है। आप बिना हथियार लिए इकट्ठा किसी जगह पे हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। पूछ रहा है कौन सा इसमें फंडामेंटल
राइट नहीं है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, जैसा कि हमको पता है आर्टिकल 30-24 है। राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो 25 से 28 आर्टिकल तक का आता है। लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ये जुडिशरी में कई बार पूछा गया है, इवन पीसीएस के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। आप पूछ रहे हो फंडामेंटल राइट कौन सा है, तो टू असेंबल विथ आर्म्स नहीं है, विदाउट आर्म्स है, तो ये तो गलत हो गया। राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट तो है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन टू ओन इन मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पजेज, ये भी गलत है। आप जब भी देखें कि ओनली टाइप के आंसर मतलब इस तरीके से ऑप्शंस में ओनली आ जाए, एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए, तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर उसको करें। 99% केसेस में गलत ही होता है, 1% में कभी कभी सही हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो जो फंडामेंटल राइट है वो टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो कि आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत आता है, और हमने अभी देखा कि वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑन व्हिच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड। पूछ रहा है कौन सा ग्राउंड नहीं है जिसपे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोका जा सकता है। कि अगर हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, कौन सा उसमें से ग्राउंड नहीं है कि जिस पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो पब्लिक पॉलिसी कोई ग्राउंड नहीं होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। बाकी पब्लिक ऑर्डर एक ग्राउंड होता है, मोरालिटी ग्राउंड होता है, और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी एक ग्राउंड है कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रोक लगाया जा सकता है। तो इन बी, सी और डी जो है वो ग्राउंड है, और पब्लिक पॉलिसी कोई ग्राउंड नहीं है, तो ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। तो पूछ रहा है इन कौन सा इंक्लूड करता है, तो राइट टू स्ट्राइक नहीं इंक्लूड करता है, राइट टू लॉकआउट नहीं इंक्लूड करता है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो राइट 19(1)(c) है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एसोसिएशन फॉर्म करने की बात करता है, तो उसमें वो जो है राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग देता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, स्पेशली ये जो है लेबर लॉ से रिलेटेड एंड वर्कमैन ऑन जो है और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, तो अगर किसी चीज़ के लिए आप एसोसिएट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं। स्ट्राइक नहीं कर सकते, लॉकआउट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको पेनल्टी मिलती है। इसके लिए जो है लेबर कोड्स हैं उसमें पेनल्टी दी भी गई है कि स्ट्राइक नहीं कर सकते और लॉकआउट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो किस तरीके का पनिशमेंट होगा। तो 19(1)(c) के अंदर जो एसोसिएशन फॉर्म करने की बात है उसमें राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। Which article of the Constitution of India guarantees citizens the right to settle in any part of the territory of India? ये सीधे प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो 19(1)(e) जो है वो राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है सिटीजन्स को देखता है। अब इवन जब क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तब भी आप देखिए पकड़िए चीज़ों को, जैसे ये आपको पता है कि आर्टिकल 19 सिटीजन्स को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सिटीजन्स को ये जो है राइट मिलता है कि सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, की वो इंडिया की टेरिटरी में किसी जगह पे रह सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1)(e) इससे डील करता है। द स्टेट कैन मेक एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू फॉर्म एसोसिएशंस। तो पूछ रहा है स्टेट लॉ बना सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है सिटीजन्स के ऊपर कि वो एसोसिएशन नहीं बनाएंगे। तो अ, ऐसा कौन सा जो है ग्राउंड हो सकता है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है एसोसिएशन बनाने के लिए अगर वो कहीं इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ हो, तो जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है एसोसिएशन बनाने पे लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑफ अ सिटीजन टू कैरी ऑन एनी ऑप्शन ट्रेड और बिजनेस इज ए। तो पूछा किस तरीके का राइट है, तो जैसे हमको पता है ये 19(1) नाइन सॉरी जैसे कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा। इवन अगर ऑप्शन में फंडामेंटल राइट भी दिया हो तो वो भी आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द 97th अमेंडमेंट 2011 का जो है टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(c। पूछा है आर्टिकल 19(1)(c) में कौन जो है 97th अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी चीज़ ऐड की गई थी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात ऐड करी गई थी, बाकी एसोसिएशन, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन पहले से था। तो 19(1)(c) में जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑन व्हिच द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा ग्राउंड हो सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसके बेस पे लगा सकते हैं कि आप जो है पूरे टेरिटरी में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राउंड हो जाएगा प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप जो है उन एरियाज में नहीं जा सकते जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो इसी से रिलेटेड हम देखेंगे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में प्रोविजन भी दिए गए हैं। तो आप जब भी पढ़ें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि नॉलेज जो आपको दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, तो आप लिंक कर पाएंगे कि अच्छा 5th शेड्यूल में सही मतलब और 6th शेड्यूल में जो है वहाँ पे कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई नॉर्मल आदमी बिना मतलब परमिट के नहीं जा पाता है। तो आप इसको आराम से समझ पाएँगे कि मतलब कौन से ग्राउंड पे लग सकता है। इवन आप ऑप्शंस देख करके कहीं न कहीं एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे मोरालिटी तो नहीं हो सकता, डिसेंसी नहीं हो सकता, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो सकता है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल इसका जो है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब इसका बेस्ट एग्जांपल है।
ए पाकिस्तानी सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट। ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है आर्टिकल 19 का। तो चूंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से अवेलेबल उसको नहीं होगा, तो जैसे हमको पता है आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम्स आती हैं वो नहीं मिलती हैं। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। तो पाकिस्तानी सिटीजन को फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं मिलेगा। बाकी इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा। इंडिया में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन केवल सिटीजन्स को ही मिलेगा, पाकिस्तानी सिटीजन को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहा है, चूंकि अभी हमने बताया कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है और 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंतर्गत ही लिबर्टी ऑफ प्रेस भी आता है। तो इम्प्लाइड राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वही बात है कि 19(1) जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी का इम्प्लाइड पार्ट है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज इंपरेटिव टू शो द रिक्विजिट रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। तो जो है नेशनल एंथम के लिए जो हम अपने नेशनल एंथम के लिए कौन सी सा इम्पेरेटिव है कि शो करें, तो ठीक मतलब चाहिए शो करना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो है सिंगिंग एंड स्टैंड रिस्पेक्टफुली तो नहीं है, केवल स्टैंड रिस्पेक्टफुली है। जब भी हमारा राष्ट्रगान चलता है, नेशनल एंथम चलता है, तो उसको उसके रिस्पेक्ट के लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि हमको रिस्पेक्टफुली खड़े होना चाहिए। अगर हम ना बोलना चाहें तो नहीं बोलें, लेकिन रिस्पेक्टफुली हमको खड़ा होना चाहिए, ये है इम्पेरेटिव है। लेकिन मैं सबसे गुज़ारिश करूँगा आप किसी भी धर्म, जाति, रिलीजन के हों, आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में आप अपने किसी पर्टिकुलर धर्म, जाति और रेस से भी बिलॉन्ग करते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है, कभी भी अपना नेशनल एंथम बजता है, तो आप ज़रूर रिस्पेक्टफुली खड़े भी हों और गाएँ भी। क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हमें अपने राष्ट्रगान पे गर्व होना चाहिए और हमको उसमें गाने में किसी तरीके की कोई शर्म या किसी तरीके का कुछ रिलीजन या इस तरीके का सोचकर नहीं करना चाहिए और हमको अपना राष्ट्रगान गाना चाहिए। तो आप सबसे गुज़ारिश है जब भी राष्ट्रगान बजे तो उसका सम्मान करें, खड़े हों और उसको गाएँ भी। नेशनलिज़्म बहुत ही ज़रूरी होता है किसी देश को आगे ले जाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल। तो अब राइट टू इन्फॉर्मेशन किस जो है आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये भी राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19(1) है, उसी का पार्ट है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अब पूछ रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा अभी मैंने बताया कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत इसको जो है फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया था और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है और वो आर्टिकल 300(a) के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट इन। अब पूछ रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी कब से सीज हो गया, फंडामेंटल राइट था जो पहले, अब वो सीज कब से हो गया। तो चूंकि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में तो आया था, लेकिन इफेक्ट जो हुआ 1979 से होता है। इसका एग्जाम जो आंसर हो जाएगा 1979 हो जाएगा। आपको देखिए इस क्वेश्चन फंसाने के लिए 1978 भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि इसका इफेक्ट अगले साल आया था तो इसका आंसर 1979 हो जाएगा। इवन ऑप्शन में देखिए कितना फंसाया है कि अगर आपको 44वां संविधान संशोधन याद होगा तो आपको हो सकता है 1944 लगा दे जल्दी में, तो इसको फंसाने के लिए आपको दिया, लेकिन इसका बेस्ट जो आंसर हो जाएगा वो 1979 हो जाएगा कि राइट टू प्रॉपर्टी सीज हुआ था एज ए फंडामेंटल राइट, ये 1979 से। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट। तो कौन जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है फंडामेंटल राइट पे लगा सकता है, तो ये पार्लियामेंट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इज द एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पूछ रहा है कि कन्विक्शन के लिए जो है प्रोटेक्शन मिलेगा, जो है अगर ऑफेंस करते हैं तो कन्विक्शन होती है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल ये 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन से डील करता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 के अंदर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 चीज़ें आती हैं, तो वो 3 चीज़ें एक्सपोज्ड फैक्ट टू लॉज़ हैं, डबल जियोपार्डी है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें नहीं आता। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है कहीं न कहीं आर्टिकल 22 का पार्ट हो जाता है, तो जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, इसको लाइन से याद करेंगे जब भी आर्टिकल 20 को याद करेंगे। 21 में जो है एक्सपोज्ड फैक्ट टू लॉज़ की बात करी जाती है, 22 में डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी की बात करी जाती है और 23 में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लोज रिलेशनशिप विथ। दूसरा आर्टिकल जो 20 है वो किस के साथ क्लोज रिलेशन रखता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टफ माने जा सकते हैं। इवन अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये काफ़ी ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को याद करने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 11(1) ऑफ है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, उससे सिमिलरिटी है आर्टिकल 20 की हमारे। तो ये आप सीधे-सीधे याद कर लेंगे और इवन आप जो है आर्टिकल 11(a) को जो है यूडीएचआर 1948 का एक बार जाके देख लेंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका रिलेशन हमारे संविधान के आर्टिकल 20 के से है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट डबल जियोपार्डी अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 मीन्स। दूसरा जो आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में डबल जियोपार्डी की बात की गई है उसका मतलब क्या होता है, तो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है पुटिंग द सेम पर्सन ऑन ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही ऑफेंस के लिए अगर आपने कोई अपराध किया है उसी के लिए आपको दो दो बार ट्रायल किया जा रहा है। एक बार आपको पनिशमेंट मिल चुकी है, आपने पनिशमेंट झेल लिया और दोबारा उसी के लिए ट्रायल किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 में 2 जो है डबल जियोपार्डी, इसका यही मतलब है, सेम ऑफेंस के लिए आपको दो बार ट्रायल नहीं किया जा सकता है सेम पर्सन को।
ऑटरफॉइस एक्विड जो है वो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है तो वो किससे रिलेटेड है? तो ऑटरफॉइस जो एक्विड है वो प्रिंसिपल है, रिलेटेड है डबल जियोपॉर्डी से। आप इस बात का ध्यान देंगे कि ऑटरफॉइस एक्विड जो प्रिंसिपल है वो जो है डबल जियोपॉर्डी से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है इसको भी आप डायरेक्टली याद करेंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं जुडिशरी में ज़्यादा पूछा जाता है, ये नॉर्मल पीसीएस के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन इनेक्टेड इन आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ 3 मीन्स जो 20 सब क्लॉज़ 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करी गई है, वो किससे रिलेटेड है? तो उसका क्या मतलब होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का? तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को जो कि एक्यूज्ड है, उसको खुद के अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यहाँ एक्यूज्ड की बात करी गई है और किसी भी एक्यूज्ड को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 का जो सब क्लॉज़ 3 है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 20 जो है और सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन टू। अभी पूछ रहा है आर्टिकल जो 23 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसको करता है? तो एक्यूज्ड का भी मैंने इसमें इसीलिए फोकस देके बताया कि जो राइट जो मिलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वो अक्यूज्ड को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कौन सा राइट है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जैसा हमको पता है आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो ये फंडामेंटल राइट है। अगला जो क्वेश्चन है द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इज, पूछ रहा है कि आर्टिकल 21 कहीं न कहीं डायरेक्टली पूछना चाह रहा है आर्टिकल 21 मिलता किसको है? तो आर्टिकल जो 21 है वो सभी सिटीज़न को, सारे जो सॉरी सिटीज़न नहीं, ऑल पर्सन्स को मिलता है, एनी पर्सन जो भी है सबको मिलता है। द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करस्पॉन्डिंग टू, तो पूछ रहा है जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, वो अमेरिका के किस संविधान संशोधन के मतलब सिमिलर है आर्टिकल 21 हमारा। तो ये फिफ्थ अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का, उसके सिमिलर है, ये डायरेक्टली याद कर लेने वाला क्वेश्चन है। आप अगर याद किए हैं तो आप कैसे याद रहेगा? नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन याद नहीं होते, इनको फ्रिंज क्वेश्चन मान सकते हैं, तो आप इसको याद कर लें। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टर्मिनोलॉजी बोरोड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए मैंने अभी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कराए हैं, उस पे लेक्चर भी हमने लिया है तथा क्वेश्चन भी हमने करे हैं, लेकिन उस वीडियो पे काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएँगे। आप एक बार लेक्चर देखें, उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू वाला सीरीज़ देखें, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है, वो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला जो क्वेश्चन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 मीन्स। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय जो लॉ वर्ड यूज़ किया गया है आर्टिकल 20 में, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है ए लॉ व्हिच इज़ रीज़नेबली फेयर एंड जस्ट, जो कि फेयर हो और जस्ट हो रीज़नेबली। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये होगा। अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ट्रेस्ड द राइट ऑफ प्राइवेसी इन। तो पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइट टू प्राइवेसी को ट्रेस किया किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 में, जैसा कि हमको पता भी है कि राइट टू प्राइवेसी जो है पुट्टास्वामी केस हुआ था, उसके थ्रू जो है अभी रिसेंट में 2018-18 के आसपास आया था। तो आप उसको ध्यान देंगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 21 को, तो हम जो है राइट टू प्राइवेसी को डिटेल में पढ़ेंगे कि राइट टू प्राइवेसी का जो है डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से पुट्टास्वामी जो केस हुआ अभी, उसमें जो है राइट टू प्राइवेसी को जो है आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट माना गया है। फेयर ट्रायल इन अ क्रिमिनल केस गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल। तो दूसरा फेयर ट्रायल की बात जो की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई है कि फेयर ट्रायल मिलना चाहिए क्रिमिनल केसेस में, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये भी जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। आप जब इस तरीके के क्वेश्चन को देखें तो कहीं ऑप्शन देखें, जैसे 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी के अंदर तो आएगा नहीं, राइट टू फ्रीडम के अंदर तो आएगा नहीं, और 20 में से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं थोड़ा-सा, लेकिन चूँकि आपको पता है 20 में 1 में 2 में 3 में क्या-क्या आता है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, तो आर्टिकल 21 इसका आंसर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछा कौन सा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं आएगा? तो राइट टू डाई नहीं आएगा। ये बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक है कि जो आर्टिकल 21 में जो राइट टू डाई का इश्यू है, और यूथनेसिया का केस है, इसमें अरुणा सांबा का केस भी आ जाता है, तथा पीरत्नम का भी केस आ जाता है। इस तरीके के केसेज़ हैं, ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, इस पे अकेले एक लेक्चर लगता है पढ़ाने में। तो ये जो है आर्टिकल 21 में राइट टू डाई जो है ये नहीं आएगा। बाकी का राइट टू लाइफ तो आता ही है, राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, राइट टू डिग्निटी भी आता है। तो राइट टू डाई जो है आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है। राइट ऑफ अक्यूज्ड टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है राइट जो है अक्यूज्ड का स्पीडी ट्रायल का, कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल जो है ये नहीं हो रहा है कि 10-10 साल तक ट्रायल किए जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो ये किस
जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, तो ये भी आर्टिकल 21 आ जाए के अंतर्गत ही आ जाएगा कि जो अक्यूज्ड को है स्पीडी ट्रायल का राइट मिला है और ये फंडामेंटल राइट है, तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत हो जाएगा। व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूछ रहा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन सा जो है राइट नहीं आता है, तो राइट टू स्ट्राइक नहीं आता है, राइट टू हेल्थ आता है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी आता है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी आता है। आर्टिकल 21 बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो है इससे जो रिलेटेड मेनका गांधी केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन इससे रिलेटेड कई केसेस हैं जो कि जैसे राइट टू स्लीप से रिलेटेड जो है वो केस है, और राइट टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड केसेस हैं, और अभी राइट टू प्राइवेसी हमने देखा ही, तो काफ़ी ब्रॉड है आर्टिकल 21, और जुडिशरी ने काफ़ी इसका इंटरप्रिटेशन करके और आर्टिकल 21 का एक बृहत रूप दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो राइट टू स्ट्राइक जो है आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसा है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 43 है, आर्टिकल 21 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। अब पूछ रहा है आर्टिकल 21 जो ए है वो कॉन्स्टिट्यूशन का किसके लिए बात करता है, तो वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। अगला जो क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 21 ए द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ। अब पूछ रहा है कि आर्टिकल 21 ए जो है स्टेट जो है उसके थ्रू जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा किस एज के बच्चों को, तो इसका आंसर जो है 6 टू 14 हो जाए, 6 से 14 साल के बच्चों को। आप इसको ध्यान देंगे क्योंकि ऑप्शंस में आपको काफ़ी कंफ्यूज किया है, 6 से 12, 6 से 10, 6 से 18, तो 6 से 14 इसका एग्जैक्ट आंसर है। 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 21 ए इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू व्हिच अमेंडमेंट, अब अमेंडमेंट पूछ रहा है आर्टिकल 21 ए जो है किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस का तो बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पीसीएस में या फिर पीसीएस जे के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 का है, 86वां जो है संविधान संशोधन 2002 का, उसके थ्रू आर्टिकल 21 ए जो है राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो पूछ रहा है इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता। जब हम इमरजेंसी का प्रोविजन लेक्चर में देखेंगे तो हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 358 और 359 इससे स्पेसिफिकली डील करता है कि कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे या फिर कौन से राइट जो है फंडामेंटल राइट्स है उनकी इन्फोर्सिबिलिटी सस्पेंड होती है। तो इसका डिटेल हम इमरजेंसी वाले लेक्चर में देखेंगे। आपको बता दूं कि हमने एक 50 मिनट का जो है संविधान पे मैराथन लिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हमने वहाँ पे भी की हैं। उस 85 मिनट के वीडियो में मैंने आपको कहीं न कहीं जान लीजिए अपने कई सालों की मेहनत उसमें आपको मैंने बताई है, आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अगर आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा कमांड हो पाएगा और आप किसी भी नॉर्मल बच्चे से कई गुना ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड रखेंगे। तो आप जो है मैराथन जो लेक्चर है 85 मिनट का उसको ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट prostitutes are entitled to a life ऑफ डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेटमेंट इज। अब पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो भी मतलब वेश्यावृत्ति का काम करती हैं, वो इंटाइटल, वो भी भले वो वेश्यावृत्ति का काम करती हैं फिर भी वो इंटाइटल हैं लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए, क्योंकि वो अपने खुद से ऐसा चूज नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं सिचुएशन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको इस तरीके के जो है धंधे में जाना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं एक समाज का एक जो है डार्क रियलिटी भी दिखाता है कि किस तरीके की चीज़ें हैं जिसकी जिसकी वजह से जो है वेश्यावृत्ति के साइड में लोगों को जाना पड़ता है। तो ये जो है उनको भी जो है वो भी एंटाइटल हैं, भल मतलब वो प्रोस्टिट्यूट भी जो है एंटाइटल हैं एक डिग्निटी लाइफ जीने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो ये बात सही है, ये इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज गोल्डन ट्रायंगल, सॉरी ये एक्चुअली सेट ऑफ आर्टिकल है, ट्रायंगल लिख दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल इज नोन एज गोल्डन गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल्स इज नोन एज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो गोल्डन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो आर्टिकल 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, इसको ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। इवन आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने इसको कभी देखा नहीं है कि 19, 21 और 32 ये काफी इंपॉर्टेंट राइट है, तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 है। अगला जो क्वेश्चन है, सेफगार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूछा जो अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल जो 22 है उसके अंतर्गत जो है ये सारे सेफगार्ड्स आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो आर्टिकल जो 22 है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट में, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में प्रोवाइड करता है, डिटेंशन के भी अगेंस्ट में प्रोवाइड करता है, अरेस्ट के अगेंस्ट में भी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ, तो पूछ रहा है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा उसके कितने टाइम के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होगा, तो 24 घंटा, ये 24 आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हिच ऑफ द
which one of the following article of the constitution an accused person has been guaranteed the right to be informed of the nature of and cause of accusation। तो कौन सा जो है किस तरीके का उसने क्राइम किया है या नेचर ऑफ और कॉज ऑफ जो है एक्विजिशन क्या क्या लगाया गया है उसके ऊपर, तो उसको जानने का accused को अधिकार होता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 के तहत। अगला क्वेश्चन है द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस कमेंसेस व्हेन। दूसरा है कि जो अक्यूज्ड होता है उसको क्या बोलते हैं अपने को डिफेंड करने का एक लीगल प्रैक्टिशनर उसका अपने चॉइस का होगा, उसके थ्रू वो डिफेंड कर सकता है अपने को। तो ये कब मिलता है? जब वो अरेस्ट हो जाता है, व्हेन ही इज अरेस्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा जब वो अरेस्ट हो जाता है तब उसको जो है अपने को डिफेंड करने के लिए अपना वो अपने चॉइस का वो लीगल प्रैक्टिशनर रख सकता है। Under Article 22, Subclause 4 of the Constitution of India, with the exception of certain provisions stated therein, what is maximum period for detention of a person under preventive अभी पूछ रहा है आर्टिकल 22 सबक्लॉज 4 है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। तो उसमें जो है मैक्सिमम पीरियड क्या होता है अगर पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो कितने टाइम तक उसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो है रखा जा सकता है। तो इसका आंसर 3 मंथ्स हो जाएगा, 3 महीने तक उसको मैक्सिमम रखा जा सकता है। विथ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेल्स आउट राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल राइट। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था आर्टिकल 21 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और उसके अंतर्गत ही काफ़ी आर्टिकल्स जो है आते हैं। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट विच आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है। तो इस तरीके से हमने जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आर्टिकल 19 से 22 यानी फंडामेंटल जो फ्रीडम्स हैं उससे रिलेटेड हमने देखे हैं, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। तो आप इसको कई बार देखिएगा, आपको काफ़ी तरीके से याद हो जाएगा। हम लोग एमसीक्यू डील कर रहे हैं, लेकिन हम कई प्रोविज़न्स हैं जो आपको बता रहे हैं, जिससे आपको जो है बेसिक्स पे भी अच्छा कमांड बनता चले। तो आपसे गुज़ारिश रहेगी कि वीडियोज़ को जो भी चैनल पे वीडियोज़ हैं, लेक्चर सीरीज़ है, एमसीक्यूज़ हैं, उसको देखें। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लेक्चर्स देखे हैं, तो उसको भी आप देखते रहें तथा आप सपोर्ट बनाए रहें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार लेक्चर जो है कंटिन्यू रखूँ। और आप सबसे गुज़ारिश है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करने में कहीं न कहीं हेजिटेट करते हैं या फिर किसी न किसी रीज़न्स की वज़ह से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है कंटेंट बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन सारे जो हमारे जो मीडिया के लिंक्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। आप वहाँ से जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी प्रो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। हैव अ नाइस डे।